नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ को अपने सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन अगर बताया जाए तो ये भारत भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा मार्च 1942 में। ठीक है दोस्तों, अब ये sent to India by British Prime Minister Churchill under Stafford Cripps to resolve India's political deadlock। अब इनको उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने इनको भेजा इंडिया स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर। स्टैफर्ड क्रिप्स एक कौन थे? ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनके एक मेंबर थे और एक लेबर कम्युनिटी या फिर लेबर पार्टी के सदस्य भी थे। तो इनको भेजा और इनके थ्रू एक क्रिप्स मिशन भेजा जिसका काम क्या था? रिजॉल्व इंडियाज पॉलिटिकल डेडलॉक। क्योंकि आपको पता है ये 1942 ये हमारे आज़ादी के पास का समय था, जिस समय भारत के अंदर सारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उथल पुथल हो गई थी और अंग्रेजों के हाथ से डगमगा रही थी। तो बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट देखो, जो क्या कहते हैं कि क्रिप्स मिशन भेजने का जो इरादा था ब्रिटेन का, उसका सिर्फ एक क्या था कि क्रिप्स मिशन एक तरीके का देखा जाए तो बस एक लॉलीपॉप टाइप था। मतलब जो भारत को देने की कोशिश की गई थी, किसके थ्रू? ताकि इंडिया जो है हेल्प करे ब्रिटेन की, किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 में और खत्म हुआ था 1945 में, जिसमें ब्रिटेन एक अलाइड पावर का हिस्सा था। तो उसके अंदर ब्रिटेन जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का कॉपरेट मतलब इंडिया का कॉपरेशन मांगने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया। और ये जो था ना रिजॉल्व इंडिया पॉलिटिकल डेडलॉक, ये सिर्फ एक बहाना था। असली बात ये थी कि उनको एक तरीके उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो इंडियंस का क्या चाहिए? कॉपरेट चाहिए इन द वॉर। मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसमें इंडिया का कॉपरेशन चाहिए था, इनका मेन मकसद ये था। ठीक है, अब इसका रीजन क्या था स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजने का भी? क्योंकि ये स्टैफर्ड क्रिप्स उस समय ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, और जब वो इंडिया आए, क्रिप्स मिशन आए, तो उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छा खासा सपोर्ट भी किया। अब बच्चों, कांग्रेस की तरफ से उस समय जो इंडिया की लार्ज पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन दोनों को एक तरीके से भेजा गया कि वो इसको मतलब क्रिप्स मिशन को एग्जामिन करे और एग्जामिन करके उस पर डिस्कशन करे। लेकिन दोस्तों, क्रिप्स मिशन फेल हुआ और क्रिप्स मिशन की कोई भी बात नहीं मानी गई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सारी मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, डेट बाय डेट सारे इवेंट्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा क्रिप्स मिशन को कब सभी लोगों ने विरोध किया। चलिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का टॉपिक पढ़ते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बारे में कब कब और किस किस प्रकार बात करी। तो जैसे बच्चों हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन वर्ल्ड, जहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो थ्योरी है वो दी थी किसने? सर हेनरी ने। याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, सर हेनरी मेन। अगर आप याद नहीं हो तो प्रीवियस अपना लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने लिखवाया हुआ है सर हेनरी मेन। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मतलब भारत की संविधान सभा का जो सर्वप्रथम दर्शन दिया, मतलब सर्वप्रथम जिसने बताया या जिसका विजन था, वो कि कौन थे बच्चों? एमएन रॉय। कौन थे? एमएन रॉय। 1934 में इन्होंने बताया था भारतीय संविधान सभा के बारे में, मतलब इनके भारतीय संविधान सभा के विचारों के बारे में और किस तरीके से क्या चीज़ रहेंगी, प्रॉपर एक प्रिंसिपल के साथ इन्होंने हमें बताया था। हालांकि अगर हम बात करें संविधान सभा का जो सबसे पहला विजन है, सबसे पहली बार जो देखा गया संविधान सभा के बारे में भारत के अंदर, वो देखा गया स्वराज बिल ऑफ 1895, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था अंग्रेजों के समक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा स्वराज बिल ऑफ 1895, जो कि किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन रखा गया। कब? 1895। फिर जिसने सबसे पहले भाषण दिया संविधान सभा के बारे में वो कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने भाषण कब दिया बच्चों? 1922 में इन्होंने भाषण दिया। और वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू।
1924 में इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक तरह की डिमांड की, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर हम बात करेंगे बच्चों 1924 एंड 1934, ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने एक तरीके से क्या किया था, मतलब ये तो थे व्यक्ति, अब ये यहाँ पर देखना, मोतीलाल नेहरू वॉज फर्स्टली, मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। अब जो स्वराज पार्टी है, ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, वो भी दो बार, एक बार 1924 में और एक बार 1934 में। ठीक है बच्चों। और कांग्रेस ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करनी शुरू की कब, लखनऊ सेशन ऑफ 1936, जो कि किसने प्रिसाइडेड, जो कि प्रिसाइडेड थी किसके थ्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। मतलब इनके इस सेशन की कांग्रेस कांग्रेस लखनऊ सेशन की 1936 में जो हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता जो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें सर्वप्रथम कांग्रेस ने बात की थी किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंस के बारे में और उसके पूरी एक तरीके से इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब हमारी संविधान सभा कैसे बनी। तो संविधान सभा बनने की भी एक बहुत ही रोचक कहानी है बच्चों। ये कहानी शुरू होती है हमारी कब, 1942 से। अब आपको याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ा था 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था दोस्तों, क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन ने एक तरीके से एक प्रपोजल दिया था इंडिया को या कांग्रेस को या फिर बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को कि एक क्या बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। किसके प्रिंसिपल के बेसिस पे, प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन प्रिंसिपल बेसिस बाय द ब्रिटेन, मतलब अंग्रेजों के सिद्धांतों के आधार पर भारत का एक संविधान बनाया जाए, ऐसा क्रिप्स मिशन ने भारत को सुझाव दिया। बच्चों इस सुझाव को हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया की क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। सिर्फ एक पार्टी थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने क्या करा बच्चों, इसको एक्सेप्ट किया था। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको क्या कर दिया था बच्चों, रिजेक्ट कर दिया था। अब ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है बच्चों, ये पता है ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी एमएन रॉय ने। एमएन रॉय याद है ना, जिसका मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया था, वो एमएन रॉय ने। ठीक है बच्चों। अब ये कहानी आगे जाती है कहां पर, 1945 में। अब 1945 में आपको मैं एक बात बताऊं बच्चों, क्या हुआ कि वॉर खत्म हुआ। वॉर खत्म होते ही ब्रिटेन में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई और गवर्नमेंट आई किसकी, लेबर पार्टी की। किसकी गवर्नमेंट आई बच्चों, लेबर पार्टी की। अब इसने क्या करा, भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से खोल दिया। और ये कंफर्म किया किसने, वाइसरॉय वेवेल ने। वाइसरॉय वेवेल, वाइसरॉय कौन होता है बच्चों, वाइसरॉय समझ लो जैसे ब्रिटेन के बिहाफ पे जो इंडिया पर राज करने वाले लोग थे, मतलब राज करने वाली जो पोस्ट थी इंडिया पर ब्रिटेन के बेसिस पे, उसको हम वाइसरॉय बोलते थे। ऐसे मान लो अभी प्रधानमंत्री है ना इंडिया के अंदर, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे ही अंग्रेजों के समय में भारत की जो सबसे सुप्रीम पावर थी वो कौन थे, वाइसरॉय। तो 1945 में वाइसरॉय बने वेवेल। वेवेल ने कंफर्म किया कि भारत की संविधान सभा बनाई जाएगी। कब, जब 1945 में लेबर पार्टी इंग्लैंड के अंदर आ चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब क्या था बच्चों, 1946 में क्रिप्स के जो प्रपोजल थे, ऑलमोस्ट ब्रिटेन प्रिंसिपल को हटाकर जो प्रपोजल थे उन सारे प्रपोजल को कैबिनेट मिशन प्लान में रखा गया। 1946 के अंदर एक प्लान है बच्चों, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इसके बेसिस पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन करनी थी इसके मेंबर्स के थ्रू, जिसके लिए क्या कराया, इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। और जुलाई में शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फिक्स नंबर रखे गए, वो रखे गए 389। कितने रखे गए, 389। वैसे बच्चों जब इसको स्टार्ट किया गया तो ये टोटल 400 रखे गए थे। कितने रखे गए थे, 400। लेकिन जो एक्चुअल लास्ट में फिक्स नंबर आया वो आया 389 मेंबर्स 1946 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद। अब जिसमें से 292 मेंबर्स किसके थे, गवर्नर्स प्रोविंसेस के, मतलब ऐसे राज्य जिनके ऊपर किसका, गवर्नर्स का कंट्रोल चलता हो। तो भारत में से 11 राज्य थे उस समय जिसके ऊपर गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो 11 गवर्नर्स के अंडर आते हुए राज्य जो थे
उनके 292 मेंबर्स प्लस 4 मेंबर्स फ्रॉम 4 प्रोविंसेस ऑफ चीफ कमिश्नर्स, मतलब 4 प्रांतों से लिए गए, मतलब ऐसे प्रांत, मतलब ऐसे स्टेट्स जिसके जो हेड थे वो कौन होते थे, चीफ कमिश्नर्स होते थे। ऐसे यहाँ से लिए गए 4 मेंबर्स लिए गए और 93 मेंबर्स लिए गए किससे, प्रिंसली स्टेट्स से, मतलब भारतीय रियासतों से, जो राजा रजवाड़े वगैरह थे, ऐसे राज्यों से 93 मेंबर्स लिए गए। अभी 93 मेंबर्स की जगह बच्चों 94 मेंबर्स थे, लेकिन हैदराबाद प्रिंसली स्टेट ने बिल्कुल ही इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने। अब बच्चों जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की, वो एक तरीके से उसका प्रपोर्शन क्या था, 1:10 लाख, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर बैठाया जाएगा, मतलब एक सीट रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सारी सीट 3 मेजर कम्युनिटीज में रखी गई, जैसे और किसके, मुस्लिम, सिख एंड जनरल मतलब बाकी जो रह गए सब। और ये सारी की सारी जो मुस्लिम, सिख और जनरल की जो सीट्स रखी गई थी, ये सारी की सारी इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पे रखी गई। जैसे मान लो बच्चों उस समय भारत के अंदर 60 लाख मुसलमान रहते होंगे, तो 60 लाख पे कितने हो गए, 6 मुस्लिम्स को सीट्स मिलेगी, किसके लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, मतलब उनकी प्रोपोर्शन ये रहेगा 1:10 लाख। ठीक है, लेकिन अगर किसी कम्युनिटी के बेसिस पर अगर हम उसको देंगे तो सिख की भी किसके हिसाब से रहेगी, 10 लाख के हिसाब से रहेगी, और मुस्लिम्स की भी किसके हिसाब से रहेगी, 10 लाख के हिसाब से रहेगी। जैसे मैं एक और बार बताता हूँ, जैसे मान लो उस समय भारत के अंदर सिख रहते होंगे 30 लाख, तो 3 सिखों को ही क्या मिलेंगी बच्चों, एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट मिलेगी। तो ये जो था कम्युनिटी के बेसिस पर था। अब क्या हो बच्चों, सबसे हमारे भारतीय संविधान सभा में जो ट्विस्ट वाली बात थी वो क्या थी बच्चों, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पार्टीशन कब हुआ बच्चों, 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिससे भारत के जो 389 मेंबर्स थे वो क्या हो गए, वो कम हो गए, और कितने रह गए, 299 मेंबर्स रह गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जिस व्यक्ति को या जिस नागरिक को भारत में रहना हो भारत में रह सकता है, पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान में रह सकता है। अगर किसी राज्य या फिर किसी क्षेत्र को स्वतंत्र रहना हो तो वो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग भी रह सकता है स्वतंत्र रूप से। तो बच्चों ऐसे में बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ गए, इंडिया आ गए। तो ऐसे में जो हमारी एक्चुअल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। कितनी रह गई बच्चों, 299। ये फाइनल थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेनली काम करना शुरू किया 299 मेंबर्स ने, और आगे चलकर इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब बनाया पूरे संविधान को। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। होप आप सबको समझ आया होगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वाली वीडियोस को और बाकी वीडियोस को लाइक करो, और बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।